नमस्कार दोस्तों, क्या रशिया ने हमें एक बेकार हो चुके क्रूजर जहाज को एयरक्राफ्ट कैरियर के रूप में बदलकर आईएनएस विक्रमादित्य दिया है? क्यों तेजस फाइटर जेट को कोई भी देश नहीं खरीद रहा है? क्या सबमरीन में फाइटर जेट को गिराने लायक सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं? इसी तरह के सवालों के फैक्ट बेस्ड जवाब जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। चिन्मय जी का सवाल है कि क्या यह सच है कि आईएनएस विक्रमादित्य एक एयरक्राफ्ट कैरियर ना होकर एक बेकार हो चुका क्रूजर जहाज था? दोस्तों ये बात बिल्कुल सच है। जिस आईएनएस विक्रमादित्य को हम अपनी नेवी की शान मानते हैं वो वास्तव में एयरक्राफ्ट कैरियर था ही नहीं, बल्कि यह एक क्रूजर जहाज था जिस पर कुछ हेलीकॉप्टर्स भी ऑपरेट करते थे। अब सवाल उठता है कि क्या यह कबाड़ में गिना जाता था जब हमने इसकी डील की थी? जवाब है हाँ, यह डिसमेंटल करने के लिए भेजा गया था। अगला सवाल है कि क्या हमने एक कबाड़ को खरीद लिया है? तो जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। आइए डिटेल्स जानते हैं। आईएनएस विक्रमादित्य को पहली बार 1987 में सोवियत यूनियन की नेवी में शामिल किया गया था। तब यह एक ताकतवर क्रूज जहाज था जिसके एक हिस्से में ताकतवर मिसाइल्स लगी हुई थी और दूसरे हिस्से को हेलीकॉप्टर कैरियर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। शुरू में इसका नाम बैकू था। सोवियत यूनियन के कई हिस्से हो जाने के बाद यह रशिया में पहुंच गया और 1991 में इसका नाम रखा गया एडमिरल गोर्शकोव। उस समय रशिया की इकोनॉमी काफी खराब हो चुकी थी और इतने बड़े जहाज की मेंटेनेंस करने में रशिया को परेशानी आ रही थी। इसी कारण 1996 में इस ताकतवर जहाज को डीकमीशन्ड कर दिया गया। उसके बाद 8 वर्षों तक ये ऐसे ही रहा। फिर 2004 में भारत की सरकार ने इसकी डील की जिसमें भारत को $800 मिलियन देने थे ताकि इसे एक प्योर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया जा सके। सभी पुराने उपकरण हटाकर नए इंजन, नए सेंसर्स लगाए जाने थे। मिसाइल लॉन्चर्स को हटाकर एलिवेटेड स्की जंप सिस्टम बनाना था। अब समस्या ये आई कि जो कंपनी इस क्रूजर जहाज से इसे एयरक्राफ्ट कैरियर बना रही थी वो अब तक सबमरीन्स बनाती आई थी, यानी उन्हें एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। जबकि जिस एक्चुअल कंपनी ने इसे बनाया था वो अब यूक्रेन का हिस्सा बन चुकी थी। रशियन कंपनी समय से इसे तैयार नहीं कर पाई और सभी नए उपकरण लगाने के लिए $2.9 बिलियन की डिमांड करने लगी। दोबारा नेगोशिएशंस हुए और रशियन प्रेसिडेंट ने जब इस प्रोजेक्ट को खुद मॉनिटर करना शुरू किया तब जाकर फाइनल प्राइस $2.35 बिलियन तय किया जा सका। फाइनली 2014 में इसे आईएनएस विक्रमादित्य के रूप में इंडियन नेवी में शामिल किया गया। इसका मेन हल यानी नीचे का हिस्सा पुराना है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा सारे सिस्टम्स नए लगाए गए हैं। नए एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम, ज्यादा पावरफुल नए इंजन व रडार्स आदि सब कुछ इसे एक बेहतरीन व ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाते हैं जो अगले 30 से 35 वर्षों तक इंडियन नेवी में अपनी सर्विसेज देता रहेगा। आईएनएस विक्रमादित्य 45,000 टन वजनी है और इस पर 26 MiG-29K और 10 कैमोव KA-31 हेलीकॉप्टर तैनात रहते हैं। इसकी रेंज 25,000 किलोमीटर है और यह 56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे बढ़ सकता है। दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर को ऑपरेट करने में एक खास स्किल सेट चाहिए होता है जो बहुत लंबे समय में जाकर डेवलप होता है। आईएनएस विराट डीकमीशन्ड होने वाला था और हम इस खास स्किल सेट को बेकार होने नहीं दे सकते थे। इसी कारण आईएनएस विक्रमादित्य खरीदा गया। अब भारत ने इससे भी एडवांस्ड आईएनएस विक्रांत भी बना लिया है जो 2022 में इंडियन नेवी में शामिल हो जाएगा। अगला सवाल राजन जी का है। वो पूछते हैं कि क्या सबमरीन में सरफेस टू एयर मिसाइल्स लगाई जा सकती हैं? राजन जी, सबमरीन्स में एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स लगाने की कोशिश सोवियत यूनियन ने और जापान ने की थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं रहे। सफल ना होने का कारण बिल्कुल सिंपल है। किसी भी फाइटर जेट को ट्रैक करने के लिए अच्छे ट्रैकिंग रडार की सहायता लेनी पड़ती है। ये रडार सिर्फ हवा में ही काम कर सकते हैं, पानी के अंदर ये काम नहीं करेंगे। जबकि पानी के नीचे सबमरीन का सोनार सिस्टम होता है जो पानी में तो बेहतरीन तरीके से काम करता है, लेकिन यह हवा में उड़ रहे एयरक्राफ्ट को ट्रैक नहीं कर सकता है।
अगर हमें सबमरीन से एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को लॉन्च करना है तो हमें सबमरीन के ऊपर बड़े बड़े ट्रैकिंग रडार्स लगाने पड़ेंगे। फिर ये रडार ठीक से काम करें, इसके लिए सबमरीन को पानी के सरफेस पर आना पड़ेगा। तब जाकर ये ट्रैकिंग रडार किसी एयरक्राफ्ट को रडार लॉक कर पाएंगे और तभी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स को लॉन्च किया जा सकेगा। लेकिन इस प्रोसेस में एक बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये कि इतनी देर में तो फाइटर जेट ही सबमरीन को ट्रैक करके एंटी शिप मिसाइल्स को लॉन्च करेगा और तेज मैन्यूवर्स करता हुआ दूर निकल जाएगा। यानी कुल मिलाकर लेने के देने पड़ जाएंगे। अगर किसी तरह सबमरीन अंडर वाटर रहते हुए ही एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल को लॉन्च कर देती है तो उस मिसाइल से वह टारगेटेड फाइटर जेट गिरे ना गिरे, लेकिन उस मिसाइल लॉन्च से सबमरीन की लोकेशन का पता दुश्मन के नेवल जहाजों और एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स को जरूर लग जाएगा। उसके बाद सबमरीन का उस इलाके से बच निकलना बेहद मुश्किल रहेगा। दोस्तों, सबमरीन्स का काम है छुपकर पानी के अंदर रहना और सही मौका देखकर जबरदस्त अटैक करना। मिसाइल लॉन्च करते ही ट्रैकिंग सैटेलाइट्स, ड्रोन्स, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स और P-8I जैसे एयरक्राफ्ट उस सबमरीन की लोकेशन जान लेंगे। इसीलिए सबमरीन में बेहद ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल्स लगाई जाती हैं जो न्यूक्लियर पेलोड वाली भी हो सकती हैं, ताकि अगर अपनी लोकेशन को रिवील करने का खतरा लिया भी जाए तो यह खतरा ऐसी मिसाइल के लिए हो जो दुश्मन के बहुत बड़े इलाके को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सके। दोस्तों, अगला सवाल शिवा अरोड़ा जी का है। वो सवाल करते हैं कि तेजस को अभी तक कोई विदेशी खरीदार क्यों नहीं मिला है। देखिए, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि जब पाकिस्तान और चाइना के JF-17 को म्यांमार और नाइजीरिया ने भी खरीद लिया है तो फिर JF-17 से कहीं ज्यादा सुपीरियर तेजस फाइटर जेट को किसी भी दूसरे देश ने अभी तक क्यों नहीं खरीदा है। इसके कुछ कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि जो $43 मिलियन का तेजस 1A हम बेचने के लिए रखना चाहते हैं वो अभी तक बनाया ही नहीं गया है। जो तेजस अभी तक बने हैं वो मार्क 1 वेरिएंट के हैं, जबकि AESA रडार, IRSC सिस्टम, पावरफुल जैमर्स और इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग की काबिलियत वाला तेजस 1A अभी तैयार नहीं हुआ है। इसकी टेस्टिंग ही चल रही है। इसकी फर्स्ट फ्लाइट मार्च 2022 में होने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स को ही पहला तेजस 1A 2024 में मिलेगा। दोस्तों, एक कहावत है कि जो दिखता है वो बिकता है। जब हम अपने कस्टमर को एक्चुअल तेजस 1A अभी तक दिखा ही नहीं रहे थे तो यह बिकेगा कैसे। अगले वर्ष जब तेजस 1A वेरिएंट बनकर तैयार हो जाएगा तब हम इसे सही मायनों में एक फिनिश्ड प्रोडक्ट के रूप में दूसरे देशों को दिखा सकेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का स्लो प्रोडक्शन रेट इन देशों को कॉन्फिडेंस नहीं देता है। उन्हें पता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड कंपनी ऑर्डर दिए गए तेजस को डिलीवर करने में लंबा समय लगा देती है। दोस्तों, दूसरा कारण है इसकी कीमत। ज्यादातर गरीब देशों की रिक्वायरमेंट बहुत सीमित होती है। उन्हें एक सस्ता फाइटर जेट चाहिए जो सिर्फ उनके विद्रोहियों को समाप्त कर सके। इन गरीब देशों को दूसरे देशों पर अटैक करने की काबिलियत वाला तेजस जैसा एडवांस्ड और थोड़ा महंगा फाइटर जेट नहीं चाहिए। तीसरा कारण है सॉफ्ट लोन्स या कर्जा देना। चाइना JF-17 को खरीदवाने के लिए कई देशों को सॉफ्ट लोन देता है ताकि वो इस पैसे से JF-17 को खरीद सकें। अब जाहिर सी बात है कि जब लोन चाइना से मिला है तो चाइनीज फाइटर जेट को ही खरीदना पड़ेगा। भारत फिलहाल सस्ते लोन्स देने की पॉलिसी पर काम नहीं कर रहा है। तेजस के खरीदार ना होने का चौथा कारण है वर्ल्ड स्टेज पर ज्यादा दबदबा ना होना। देखिए, अगर भारत की ही बात करें तो भारत को फाइटर जेट खरीदने हो तो हम रशिया, फ्रांस या अमेरिका से खरीदेंगे। ये तीनों देश यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर्स हैं और भारत विरोधी कैंपेन्स या अभियानों को वीटो लगाकर रुकवा सकते हैं। लेकिन अगर भारत बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करके स्वीडन या जर्मनी से फाइटर जेट खरीदेगा तो उनसे हमें यूनाइटेड नेशंस जैसी संस्थाओं में किसी तरह की सहायता नहीं मिलेगी। दोस्तों, इसीलिए आज के जमाने में डिफेंस पार्टनर्स बहुत सोच समझकर बनाए जाते हैं। जो देश चाइनीज JF-17 को खरीद रहे हैं उन्हें पता है कि चाइना वर्ल्ड स्टेज पर उनकी तरफदारी कर सकता है, जबकि भारत यूनाइटेड नेशंस का परमानेंट मेंबर ना होने के कारण ऐसा नहीं कर पाएगा। दोस्तों, तेजस के खरीदार ना होने का पांचवा और बेहद अहम कारण है तेजस में
इजरायली एएसए रडार और अमेरिकी इंजन का लगा होना। मलेशिया, बांग्लादेश और कुछ अरेबिक कंट्रीज तेजस की परफॉर्मेंस, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी से बेहद प्रभावित हैं, लेकिन क्योंकि ये देश इजराइल और अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं, तो जाहिर सी बात है ये देश इजरायली रडार और अमेरिकी इंजन लगे हुए तेजस को नहीं खरीदेंगे। दोस्तों, यही वो कारण है जिनकी वजह से काफी सारे देश तेजस को खरीदने से पीछे हट जाते हैं। दोस्तों, ये थे आपके कुछ सवाल जिनके सटीक फैक्ट बेस्ड जवाब तलाशने के लिए मैंने जितना हो सका उतनी रिसर्च की। उम्मीद करता हूं आपको आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी डिफेंस संबंधी कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।